जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी 15 अक्टूबर को एक बहुत बड़े हमारे देश के वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट करके भी बुलाते हैं। इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, तारीफ में इनकी कर दूँ मैं सुबह से शाम। रॉकेट बॉय बन के किए उन्होंने कई अद्भुत काम, इनके बनाए मिसाइल कर दे दुश्मन के मंसूबे नाकाम। आज है इनका बर्थडे, करता मैं इन्हें प्रणाम। चाहे कोई पूजे अल्लाह वाहे गुरु जीसस क्राइस्ट या राम, पूरा भारत देश करता इन्हें सलाम। है ये सबकी प्रेरणा, जीना इसी का नाम, हमारे देश की शान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुकी है, और नवरात्रि जो है वो हम दुर्गा माता के लिए भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी जो माता जी हैं वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, और उनसे ही ये कहानी शुरू होती है कि जब सबसे पहली बार मैंने डॉक्टर कलाम का नाम सुना था, तो वो मेरी माता जी के थ्रू ही सुना था। और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि ये APJ का जो फुल फॉर्म है वो बताओ मुझे। तो मुझे उस टाइम तो थोड़ा बच्चा था, तो मेरे को उतना ध्यान नहीं रहता था। कभी A गलत हो जाता था, कभी P गलत हो जाता था, कभी J गलत हो जाता था। लेकिन करते करते नाम ध्यान ही आ गया, अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम। ये इतना बड़ा नाम, और जैसे इनका बड़ा नाम वैसे ही इनके बड़े बड़े काम। तो इनका मैंने पहले तो नाम सुन लिया था, लेकिन इनके जो काम है वो धीरे धीरे करके हमें पता चलते गए। और जैसे जैसे इंडिया के कुछ मिसाइल्स बनते थे तो इसके बारे में न्यूज़ आता था। तो सबसे बड़ा तो जो हुआ था वो 1998 में हमने जो पोखरान वाले टेस्ट कराए थे, उसकी न्यूज़ मैंने देखी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो आए, और उन्होंने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है जिससे कि अब एक डिटरेंस की तरह हमारे जो हथियार है वो बना दिए गए हैं। डॉक्टर कलाम DRDO के उस समय हेड हुआ करते थे, और वो जो ये वेपन्स है, जो हथियार है, उसके बहुत बड़े समर्थक थे। और उनसे ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। I realize that for my country's development, peace is essential. Peace comes out of strength. Strength respect the strength. And that is how weaponized missiles were born. You need minimum strength to keep the nation peaceful. That's how I look at it. जो सबसे पहला विजुअल मैंने डॉक्टर कलाम का देखा वो था कि वो एक हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, और जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स थे, क्योंकि वो फिक्स विंग नहीं होते हैं, वो रोटेशनल होते हैं, रोटेटरी ब्लेड्स, तो वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है। तो वो तो हमें पहले से मालूम है। तो वो जब नीचे उतर रहा था वो हेलीकॉप्टर, तो उसमें थोड़ी सी कुछ एनोमली आई, और फिर उसकी वजह से वो थोड़ा अनस्टेबल हो गया, और उससे फिर डॉक्टर कलाम ने छलांग लगा दिया। तो उनको थोड़ी सी चोट आई, लेकिन चोट आई तो वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो वहीं गए जहाँ उनको भाषण देना था। तो उनका जो पैशन था लोगों को संबोधित करना और अपने जो कमिटमेंट दी है उससे वापस नहीं हटना, वो देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि कोई ऐसे घायल हो गया है लेकिन फिर भी जा रहा है। पोखरान के कारण उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, और उसके बाद वो बने पीपल्स प्रेसिडेंट। पीपल्स प्रेसिडेंट इसलिए बने क्योंकि वो नर्म स्वभाव के थे, उसके साथ साथ वो बहुत अप्रोचेबल थे। अपने उस पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसे काम किए जो उस पद पर और कोई इतना यूजुअली जल्दी नहीं करता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखे, मुझे भी था कि यार रॉकेट साइंस में जाना है, डॉक्टर कल्पना चावला जो हमारी एस्ट्रोनॉट है उनकी तरह कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो वो सब सोच के मैं IIT बॉम्बे, IIT कानपुर में अप्लाई करना चाहता था, लेकिन IIT JEE सबके बस की बात नहीं, और उस दिन क्या होता है वो लक पे भी डिपेंड करता है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँच पाया वहाँ पर। लेकिन उसी के साथ मैं एक कॉलेज में गया जो कि दिल्ली के पास था, और यही मेरे ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव था जहाँ से मैं डॉक्टर कलाम के काफ़ी नज़दीक आ गया। क्योंकि उस टाइम डॉक्टर कलाम का जो घर था वो 10 राजाजी मार्ग पे था, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस ही मेरा पैशन है, तो उस टाइम पे भी मैं कोशिश ये कर रहा था कि कैसे उसके बारे में पढ़ा जाए और क्या जो ज्ञान है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसलिए मैं कई बार IIT कानपुर पहुँच जाता था, और उसी चक्कर में मैंने एक संस्था जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट किया, जिसका नाम है क्वजार। और उस क्वजार ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कई नई चीज़ें करा रहे थे, जैसे कि एयर शो हो गया, वाटर रॉकेट बनाना है, ग्लाइडर्स बनाने हैं। तो वो सब चीज़ें हम करना चालू किया, और हमारे पास में ही दिखते थे कि डॉक्टर कलाम है, तो उनको मैं काफ़ी कोशिश किया कि वो कभी हमारे JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा में एज ए चीफ गेस्ट आएँ, और वो हमारे लोगों को और प्रेरित करें, हमारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि वो रॉकेट साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले सके। क्योंकि वो खुद एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके थे, जिन्होंने इंडिया के सबसे फर्स्ट रॉकेट SLV पे काम कर रखा था। तो एक दिन मैं 10 राजाजी मार्ग पहुंच गया, और वहाँ पर मैं अपना एक निवेदन पत्र लेके, अपना इनविटेशन लेटर लेके पहुँचा
कि आप हमारे कॉलेज आइए और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें। लेकिन जैसे ही मैं उनके गेट के पास पहुँचा, मुझे वो लगा कि एक बैटल जोन की तरह है। वहाँ पर पूरे हमारे सैनिक तैनात थे और मेरे ऊपर बंदूक वगैरह तान दी गई। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्चुअली ये इनविटेशन लेटर लेके आया हूँ और मैंने ईमेल भी डाल रखी है, लेकिन फिर वो ईमेल का रिस्पांस नहीं आया, तो मैं बोला चलो मैं खुद ही आ जाता हूँ, तो इन पर्सन दूंगा तो शायद बात बन जाए। वो लेटर उन लोगों ने ले लिया और फिर बोला कि वो डॉक्टर कलाम तक दे देंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि मेरी जो टाइमिंग है ना वो जस्ट मिस हो गई, क्योंकि वो जस्ट गाड़ी से कहीं निकले हैं। तो मैं ये नहीं जानता कि उनकी बात कितनी सही या कितनी गलत, या मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने वो बात कही, लेकिन अगर ये सच है तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं नहीं मिल पाया उस टाइम। डॉक्टर कलाम से मिलने के लिए मेरी दूसरी कोशिश तब हुई जब मैंने एक नावल लिखी, और वो नावल कोटा शहर के ऊपर है। जब मैं बंसल क्लासेस में था, और हमारे ज़माने में तो बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता था, उसमें सिर्फ एंटर करना ही, तो उसके ऊपर बेस्ड पूरी एक कहानी मैंने लिखी और मैंने उसको डेडिकेट किया डॉक्टर कलाम को, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी कि जो हमारे यंग फोर्स है, जो यूथ है, उसको कैसे अपने एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए और कैसे जो राष्ट्र निर्माण है या नेशन बिल्डिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, वो सड़क पे एक मोड़ आया, वहाँ पे मैं गड्डी पार्क कराया और उसके बाद फिर मैंने वो अपनी जो नावल है वो लेकर मैं आगे बढ़ा। अगेन वही सीन हुआ, वो गेट के पास वहाँ पर सेना वाले तैनात थे, बंदूक वगैरह मेरे ऊपर तान दी। मैंने बोला मुझे मत भूलना प्लीज़, और फिर मैंने उन्हें वो किताब दिखाई। मैंने बोला मेरे को वो इन पर्सन देनी है उनको। तो उन्होंने बोला कि आपकी किस्मत ख़राब है, क्योंकि जस्ट डॉक्टर कलाम अभी चॉपर से कहीं निकले। तो मैं जस्ट मिस कर गया सेकेंड टाइम। और अगेन मुझे इसका 100% नहीं मालूम कि वो क्या था उस दिन उनका स्केड्यूल, या सही में वो जा रहे थे या मुझे भगाने के लिए ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन अल्टीमेटली अगर ऐसा हुआ है कि वो सही में चॉपर से उस दिन निकल रहे थे, तो अगेन मेरी सेकेंड टाइम किस्मत खराब। करत करत अभ्यास ते चढ़मती होत सजान, शायद यही मान लीजिए कि मैं मेहनत करता रहा और फिर मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ से नील आर्मस्ट्रांग ने पढ़ाई कर रखी है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक और सपना था कि मैं जाके नील आर्मस्ट्रांग से मिल पाऊँ, और मैं इतना करीब आ गया था। यहाँ पे मैं एक्चुअली जहाँ पढ़ता हूँ वो नील आर्मस्ट्रांग हॉल ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है। तो मुझे लगा कि अब तो इधर आ ही गए हैं इनकी बस्ती में, तो मिलना हो ही जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 2012 में नील आर्मस्ट्रांग की डेथ हो गई, और मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो भी मेरे एक इंस्पिरेशन रहे। उनके बारे में अगर आप देखें तो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर ही है। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं अपने कुछ हीरोज़ से मिलना चाहता हूँ, और उसमें से डॉक्टर कलाम लिस्ट में एकदम सबसे ऊपर में थे। तो इसके लिए मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि आप ज़रूर से इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इसमें जाएं। और इन लोगों को ये मालूम था कि मैं नील आर्मस्ट्रांग से मिलना चाहता था और मेरा मिलना रह गया। तो इन लोगों ने मुझे यही एडवाइस किया कि बज़ ऑल्ड्रिन से मिल सकते हो और डॉक्टर कलाम से भी मिलना हो सकता है। तो मुझे उस टाइम तो थोड़ा यकीन सा नहीं आया, क्योंकि अब जब 2-3 बार मेरा मिलना नहीं हुआ तो मुझे लगा यार शायद किस्मत में ना हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने पैसे लगाए, होटल बुक किया, फ़्लाइट बुक की, और मैं निकल पड़ा सैन डिएगो की गलियों में। इसलिए सैन डिएगो बन गया मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने हीरोज़ को मिलने जा रहा था। तो अब मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ मैं देखता हूँ कि इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स आए हुए हैं, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, और मेरी मुलाकात होती है सेकंड मैन ऑन मून बज़ ऑल्ड्रिन से। वो देख के तो मैं पूरा हिल सा ही गया। उनको मैंने थोड़ा अपना जो मार्स पे रिसर्च कर रखा है वो बताया, तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने यही बोला कि वो जब पर्ड्यू आएंगे यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में तो वो मुझसे मुलाकात करना चाहेंगे। तो मैं काफ़ी खुश हुआ। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर कलाम जो थे वो नेक्स्ट डे आने वाले थे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि डॉक्टर कलाम आते हैं। अब उस दिन काफ़ी हो हल्ला हुआ कि अरे डॉक्टर कलाम आ गए, डॉक्टर कलाम आ गए। और वहाँ पर बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स, वो इंडिया के ही थे, कई सारे रोमानिया के थे। तो वो सब इसलिए आए थे कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंपटीशन हो रहा था, और ये नेशनल स्पेस सोसाइटी जो यहाँ पर NSS है उसने करा रखा था। तो मैंने डॉक्टर कलाम को देखा कि वो काफ़ी ऑक्यूपाइड है, बिजी है, उनकी फ़ोटो सेशंस चल रहे हैं। तो मैं बोला इस बीच में क्या घुसना। बोला कि उनकी पर्सनल स्पेस जो है वो मुझे ऐसी लग रही है कि थोड़ी वॉयलेट सी हो रही है, और लोग उनका बिल्कुल देख नहीं रहे, कि उनको सांस लेने की भी जगह नहीं दे रहे। तो फिर मैंने वही बोला कि चलो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनता हूँ, मैं वेट करता हूँ अपने टाइम के लिए। फिर मैंने बोला कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा उनसे मिलना हो जाए। तो मैंने बोला कि 100% ये हमें मालूम था कि वो एक उनको अवार्ड मिला है इस बार, और वो अवार्ड था वॉन ब्राउन एरोस्पेस इंजीनियर अवार्ड, लाइक द बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का। तो उनको ये अवार्ड देने के लिए एक गाला डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, एक बहुत ही भव्य सा समारोह, जिसमें आकर वो अवार्ड कलेक्ट करने वाले थे और एक भाषण देने वाले थे अपने आइडिया से रिलेटेड।
और वो चीज़ जो थी उसके लिए अपने को $100 देने थे और फिर वो डिनर वाली एरिया में मैं घुस सकता हूँ। मैं वेट करने लगा जो इवेंट जहाँ पर वो डिनर होने वाला था उसके जस्ट बाहर। तो वो जब भीड़ के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा फिर कभी महसूस नहीं हुआ। मतलब एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टाइप का फील हुआ, एक पॉजिटिव एनर्जी, वाइब, एटमॉस्फेयर, वैसा मैंने कभी फिर महसूस किया ही नहीं। वो इतना ज़बरदस्त फोर्स था जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मिस्टिकल, जिसको मैं साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने फील किया। तो जस्ट डिनर स्टार्ट होने से पहले कई लोग थे जो $100 लगा के आ भी गए थे और उन्हें एक तरीके से घेर लिया था। और जैसे हम नेशनल ज्योग्राफिक में या फिर जैसे जू के आगे जानवरों के आगे कैमरा लगाते ना, उस तरह से लोग उन्हें काइंड ऑफ ट्रीट कर रहे थे, जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे यही लगा कि मुझे ये एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं जब उनके पास गया, बड़े अदब से, बड़े रिस्पेक्ट से मैंने उन्हें बोला कि पहले तो ग्रीट किया और फिर मैंने यही बोला कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके नेक्स्ट खड़ा हूँ। और फिर मैंने उनको वही बोला कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने भी बड़े रिस्पेक्ट से मुझे ट्रीट किया। इवन दो मेरी एज में उनका एकदम पोते की उम्र का ही होऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात किया। और फिर मैंने उनको यही बताया कि पहली लाइन में ही मैंने उनको बोल दिया कि मैं 2 बार और कोशिश कर चुका हूँ, आपके जो घर है 10 राजा जी मार्ग वहाँ तक आया, लेकिन शायद मिलना नहीं लिखा था। तो वो उस बात को उन्होंने भी देखा और उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि यार ये आ रहा था, कोशिश कर रहा था और इसको मिलने नहीं दिया गया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि उनको वो चीज़ पता नहीं चली थी कि मैं आ नहीं पाया था। जैसे ही उनको ये पता चला, उन्होंने तुरंत अपना खाना रोका और अपनी थाली बढ़ाई और मेरी तरफ ऐसे देखते हुए वो थाली उन्होंने ऐसे करके ऑफ़र किया। तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझा। मैं बोला पता नहीं वो क्या कुछ दिखाना चाह रहे थाली में। तो उन्होंने बोला ईट फ्रॉम दिस। तो अब मैं एकदम सन रह गया, क्योंकि ऐसे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट, देश के इतने बड़े भारत रत्न, वो मेरे को ऐसे थाली से बोल रहे मेरी थाली से तू खा। तो मैं बोला उन्होंने ऑफ़र किया, वो उनकी बड़प्पन है, उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, लेकिन मैं ऐसे ले नहीं सकता उनकी थाली से। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, ऐसे वो ऑफ़र करते मैं तो बहुत खाता। तो मैंने अपने हाथ जोड़े और मैंने उनको यही बोला कि आपने ऑफ़र किया, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ऐसे ले नहीं सकता आपसे कुछ भी अदर देन आपकी ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने फिर मुझे बोला नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। और मेरे साथ में एक और बंदा था, उसका भी लक अच्छा, उसको भी वो बोले कि तुम खाओ मेरी थाली से। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, बार बार बोला कि नहीं नहीं खाओ खाओ। तो फिर मैंने एक पत्ता जो है स्पिनच या आप जो बोलते हैं पालक, उसका मैंने उठाया और वो मैंने खाया। और वो प्योर वेजिटेरियन है तो उनका पूरा खाना वेजिटेरियन था। तो उनकी थाली से लिया हुआ वो एक पालक का पत्ता, वो मेरे लिए बना अ लीफ ऑफ इंस्पिरेशन। और वो पत्ता मेरा अभी तक का बेस्ट डिनर रहा है। और वो उनका एक तरीके से प्रसाद था मेरे लिए, एक टेक्निकल प्रसाद मैं बोलता हूँ। और वो उनकी ब्लेसिंग या आशीर्वाद कह सकते हैं, मैंने उसकी तरह स्वीकार किया। Thank you, Bill. I think we have time for one more question. I had a question that space has always been related to competition and always been related to egos, that we are the first, we did this first. So what do you think, how hard it is to overcome the ego of the humans that almost everyone possesses, and how difficult would it be in accomplishing this vision? That's why in the beginning itself I said we are embarking on a vision, not a national vision, on the global vision. Okay, it's a vision for the earth. So that means our ego, our pride, all should be subjected to lower decibels, and we should work hard to how to bring the core competence of multiple nations. Every nation has got a core competence. Imagine India participating in USA. It's a technology, course technology, some of them will be there. But the production and also certain technology development is cost effective, we can do the other countries also. So when they join together, $25,000 per kg, we can be bring down to $2,500 by collaboration. If we understand that, then our ego will evaporate. Okay, sir? Thank you. और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी बदल सी ही गई। और उसके पहले भी मैं काफ़ी कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद जाकर
मैंने उनके जो मकसद है, उनके जो गोल्स हैं हमारे देश के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, उस पर काफ़ी ज़ोर लगाया। मैंने 2 संस्थाएं बनाई, 2 इंस्टीट्यूशंस, एक आत्मनिर्भर ट्रस्ट और एक आत्मनिर्भर सॉल्यूशंस, और दोनों के थ्रू हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे देशवासी हैं, उनकी सेवा करना और उन्हें और मजबूत बनाना, उन्हें बलशाली बनाने का एक प्रयास चल रहा है। तो वो मैंने उनसे ही सीखा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के पहले रॉकेट्स, पहले मिसाइल्स बनाए और हमारे देश को सशक्त किया एक तरीके से, ताकि हम पर कोई बुरी नज़र ना डालें। दूसरा ये कि जो छात्र और छात्राएं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं जाकर अलग अलग मंच पर टॉक्स देता हूँ, बातचीत करता हूँ और लोगों को रॉकेट साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और अपने जीवन से जो थोड़ा मोड़ा सीखा है वो जाकर मैं उनसे शेयर करता हूँ। 2015 का वो दिन भी आया जिस दिन का हमें डर था और डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं रहे। वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर बढ़ चले और वो हमारे साथ छोड़ गए कई सारी यादें और कई सारी इंस्पिरेशंस, और उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से इंस्पायर किया है कि मेरे जैसे लोग आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि जब वो गए इस दुनिया से तो वो छात्रों के बीच ही थे, तो वो छात्रों के लिए इतना कुछ करके गए, और हम छात्रों की ये एक तरीके से जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हमें अपने मुल्क को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर कलाम से हम एक बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं कि एक इंसान का चरित्र इससे मापा जा सकता है कि वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति से कैसे बिहेव करे, और इसलिए डॉक्टर कलाम सबसे परे, सबसे अलग थे, क्योंकि वो कभी भी लोगों को अलग नहीं मापते थे, एक समतल रहते थे, लोगों को अपने सेम लेवल का मान के काम करते थे। जैसे मैं डॉक्टर कलाम से मिला हूँ, बज़ ऑल्ड्रिन से मिला हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ किसी दिन मुझे रतन टाटा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। उनके लिए भी मैंने इनडायरेक्टली काम कर रखा है, और टाटा स्टील्स के लिए मैंने एक वॉलंटियर सेशन किया था एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो थोड़े लेवल पर कुछ काम चल रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि जल्द मेरा उनसे मिलना हो जाए, तो मेरी बात शायद उन तक पहुँचे, और मैं बस उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम को याद करने के लिए और उन्हें ऑनर करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ निकाली है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि उनकी बुक पे ही बेस्ड है। और इसमें मैं कई सारे लोगों को बुलाता हूँ जो प्रोफेशनली या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रखा हो, तो उससे वो इग्नाइट करते हैं दूसरे माइंड्स को जो कि उनकी तरह अचीव कर सके कुछ। या फिर इन जनरल मैं लोगों को बुलाता हूँ जो आकर अपनी कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है वो बताते हैं। तो इग्नाइटेड माइंड्स पे अभी तक आ चुकी हैं डॉक्टर हाशिमा हसन, जो कि एक रॉकेट गर्ल रही है हमारे देश की, और उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा हेडक्वार्टर से, वहाँ से नासा गॉडर्ड नासा हेडक्वार्टर से लॉन्च करवाया। और इसी तरह राम जी जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको भी मैंने उस सीरीज़ में सम्मिलित किया है। और ऐसे और बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, कई सारे तो यही मेरे पर्ड्यू के साथ पढ़ने वाले लोग हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, आपकी कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। The youth power, particularly the ignited mind of the youth, is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. So Thank you. I believe the youth power and the virtual laboratory needs a lot of youth mind, young mind, knowledgeable mind. Definitely we can accelerate the program, okay? Thank you very much. It was inspiring to hear you speak. Dr. Kalam, thank you very much for honoring us. Thank you for acknowledging global collaboration in space. Namaste.